हेलो फ्रेंड्स, आइए हम जानते हैं जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन रन करते हैं और हर एनजीओ का चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव्स है वो डिफरेंट होता है। वो डिपेंड करता है कि उस चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य क्या है और उसके हिसाब से भी डिसाइड होता है कि फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन वो क्या वेलफेयर प्रोग्राम में कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन जो भी सोशल वेलफेयर का इरादा करते हैं, रखते हैं और मन करते हैं, तो जो सोशल वर्कर हैं, जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन रन करते हैं, उनका मुख्य रूप से मकसद क्या है? उसका मकसद है कि वो समाज के हर तबके को मदद पहुंचाए, जिस रूप में मदद हो, और उनका अपना एक उद्देश्य होता है, हेल्प करने का तरीका होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भूखा पर्सन है, हंगर स्ट्राइक कर सकते हैं, तो उनके लिए खाने का व्यवस्था करना उनका वो ऑब्जेक्टिव का पार्ट हो सकता है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं अभी, वो एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए। जो सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस जिसका उद्देश्य है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, और अगर वेलफेयर प्रोग्राम पे वो काम करते हैं, तो अगर किसी भी पर्सन को आप हेल्प करते हैं, अगर आप उसको पैसे देते हैं, तो आप 1 दिन देंगे, 2 दिन देंगे, 3 दिन देंगे, लेकिन कंटिन्यूसली आप नहीं दे सकते। बट अगर आपने उसको टेक्निकली साउंड कर दिया और उसको एम्प्लॉयमेंट मिला उसके बेसिस पे, तो फिर उसको जो हेल्प मिलेगा वो उससे क्या होगा कि आपने उसके लिए जो अरेंजमेंट किया है वो लॉन्ग पीरियड के लिए। तो बेनिफिट क्या है कि जब आप वेलफेयर का प्रोग्राम करते हैं तो आपको एक ऐसा डिवाइस या मैकेनिज्म डिजाइन करना चाहिए जिससे लॉन्ग टर्म में ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप हेल्प कर सकें। और जब आप उसके लिए स्किलिंग के लिए करेंगे, उसके लिए टेक्निकल हैंड के लिए करेंगे, और उसके लिए उसको एम्प्लॉयमेंट कहाँ वो इंगेज होगा ताकि वो अपना जीवन यापन कर सके। अगर किसी को किसी चीज की मदद की जरूरत है तो उस मदद में हम लॉन्ग टर्म के लिए कैसे हेल्प कर सकते हैं, आप इस पे भी फोकस कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन जिनका मुख्य रूप से पर्पस है एजुकेशन का, स्किलिंग का, टेक्निकल हैंड का और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का, तो उसके लिए बिल्कुल रूप से आप अपने जो वेलफेयर प्रोग्राम है, जो लॉन्ग टर्म के गोल है और उद्देश्य है, उस पर आप बिल्कुल अचीव कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट कि वहां पर आपको प्लानिंग अच्छी करनी चाहिए। और जिसको भी आप मदद करना चाहते हैं, जिस भी पर्सन्स को, जिस भी नीडी पीपल को, नीडी पर्सन्स को जिस रूप में आप मदद करें, वो मदद का स्वरूप देखना चाहिए कि हम क्या करें ताकि इसको लॉन्ग टर्म के लिए हेल्प मिले। और ये हेल्प सिर्फ 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का या 1 वीक का, 1 मंथ का नहीं होना चाहिए, ये लॉन्ग टर्म विजन के अंदर होना चाहिए। तो आपके अगर चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयमेंट का, स्किलिंग का, एजुकेशन का और वोकेशनल कोर्सेज का उद्देश्य दिया हुआ है, तो इसको आप नए रफ्तार से, नए टेक्निक से, नई डिजाइन से, नए स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के साथ आप इसको मूव करेंगे, तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को हेल्प कर पाएंगे। जो आपका भी मोटो है, लोगों को हेल्प करना, सामर्थ्य बनाना। जब हम चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो सिर्फ हमें फ्री में कुछ देने की बात तक वहीं तक सीमित नहीं रखनी चाहिए। हमें किसी को इतना सामर्थ्य बनाना है, तो ये जो बनाने की प्रक्रिया है, सामर्थ्य, कैपेबल, जो अपने आप से कुछ कर सके, ये भी जो प्रोसेस है, ये भी एक वेलफेयर प्रोग्राम का ही पार्ट है। इससे क्या होगा कि जब आप किसी को मदद करेंगे तो लॉन्ग टर्म में हेल्प मिलेगा उसको, और आपका भी जो सोशल वेलफेयर का प्रोग्राम्स है वो भी आपका रनिंग में अच्छा रहेगा, रिस्पॉन्स भी अच्छे मिलेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका, अगर आप स्ट्रेटेजिक वे से नहीं मूव करते हैं तो फिर आपके लिए परेशानी है। सिर्फ एक इंटेंशन रखना कि आप लोगों के लिए वेलफेयर प्रोग्राम करना चाहते हैं, लोगों को मदद करना चाहते हैं, लेकिन मदद भी एक स्ट्रेटेजिकली होगी। तो अगर आप 2 पर्सन को मदद कर सकते हैं, उस केस में आप 1000 लोगों को मदद कर सकते हैं, तो इतना बड़ा डिफरेंस होता है। लेकिन उसको जो आप हेल्प करेंगे तो निश्चित रूप से आपके लिए वहां पे देखना होगा कि हम कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को मदद कर सकें। क्योंकि मुख्य रूप से जो सोशल वेलफेयर प्रोग्राम करते हैं, जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन रन करते हैं, उसका मुख्य रूप से जो पर्पस है वो लोगों को सेवा करना
और वो सेवा किसी भी रूप में हो सकता है। और हर चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन का जो सेवा करने का तरीका है अलग होता है, उसके उद्देश्य अलग होते हैं, उसके काम करने के तरीके अलग होते हैं। तो वो ऑर्गेनाइजेशन के पे डिपेंड करता है कि उसको किस पर्पस के लिए फॉर्म किया गया है और उस पर्पस पर वो क्या वर्क कर रहे हैं, उनके शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म विजन क्या है और क्या वो विजन को अचीव कर पाए हैं, उनके जो फंडिंग का इशू है उसको वो कैसे सॉर्ट आउट कर रहे हैं, उसके लिए क्या स्ट्रेटजी बनाया है, उसके लिए क्या प्लान बना रहे हैं वो, और क्या उन्होंने अपने जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के डॉक्यूमेंट्स पार्ट कर लीगल ड्यू डिलिजेंस करवा लिए हैं। क्योंकि जब तक आप अपने ऑर्गेनाइजेशन का लीगल ड्यू डिलिजेंस नहीं करवाएंगे तब तक उसमें क्या कमी है, क्या होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, आपको जानकारी ही नहीं होगा। और अगर आप इसको नहीं करते हैं तो आगे आने वाले दिनों में जितना आपका एनजीओ ओल्ड होगा आप सोचेंगे कि हमें और भी बेनिफिट अब मिल सकता है, लेकिन वहां पे आपको पता चला कि जो आपको 3 साल पहले चेंजेस करनी चाहिए वो अभी तक नहीं हुआ है, या पेपर में ऐसी कुछ कमी है जो कंप्लायंस का नहीं है, वहां उसको भी ध्यान में रखा जाता है। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो ड्यू डिलिजेंस के रूप में पता चलता है। ये सारी चीजें चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस में कन्वर्ट करता है। क्योंकि आजकल जितने भी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर होते हैं उसमें से अधिकांश जो है वो सक्सेस नहीं हो पाते, और उसके एक कारण नहीं, उसके मल्टीपल रीजंस हैं। तो जब आपकी संस्था को स्ट्रेटेजिकली ही आप काम नहीं करेंगे और सिर्फ आप रजिस्टर करके बैठ जाएंगे, आप सोचेंगे कि कोई आपको फंडिंग करेगा और देन यू विल स्टार्ट द हेल्पिंग द पीपल, नीडी पीपल, ऐसा नहीं होता है जनरली। और उस केस में आपका एनजीओ सक्सेस नहीं, अनसक्सेस के रूप में रहेगा। चाहे आपका एनजीओ का नंबर ऑफ ईयर्स कितना भी हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई मैटर नहीं होता उस केस में। तो आपको जो ध्यान देना है, इसमें क्या ध्यान देना है कि सबसे पहले कि आपका जो मोटो है एनजीओ का वो क्या है। दूसरा है कि जब अगर आपके मोटो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का, एजुकेशन का, वोकेशनल ट्रेन का, टेक्निकल हैंड लोगों को बनाने का, तो ये भी आपके लिए काफी एक अच्छा तरीका होगा। हालांकि ये उसके लिए ही है जिसका ये मेन पर्पस है। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉयमेंट का स्किलिंग का नहीं है, उनके लिए दूसरा वर्क है, निश्चित रूप से उस वर्क के लिए वो स्ट्रेटजी बना सकते हैं। और जो मेजर इशू होता है फंडिंग के लिए, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है कि विदाउट स्ट्रेटेजिकली गए हुए, विदाउट लॉन्ग टर्म प्लान किए हुए, तो प्लान 3 रूप से होता है। पहले एक होता है शॉर्ट, जो हमें इमीडिएट की बात करते हैं। जो दूसरा प्लान होता है वो मीडियम टर्म में होता है, यानी 2 साल, 4 साल, 5 साल के बाद क्या होंगे। और एक होता है लॉन्ग टर्म विजन, मीन्स 10 ईयर्स बाद क्या होगा। तो 5 ईयर्स टू 10 ईयर्स उस बिटवीन में क्या होना, दैट इज आवर लॉन्ग टर्म। बट हमें जब भी कोई स्ट्रेटजी बनाते हैं वो शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और जो रिस्क एसोसिएटेड उसके साथ है, जो फ्यूचर में चेंजेस होने उसके एंटिसिपेशन, विद रिस्पेक्ट टू लॉ, विद रिस्पेक्ट टू गवर्नमेंट पॉलिसीज, विद रिस्पेक्ट टू लाइक जैसे हम सीएसआर फंडिंग की बात करते हैं उसमें कॉर्पोरेट का क्या सोच है, और वो जो सीएसआर लॉ है उसके हिसाब से कॉर्पोरेट आगे कैसे एक्ट कर रहा है उसके हिसाब से, फिर गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज है वेलफेयर प्रोग्राम के लिए, उसमें एनजीओ का क्या रोल रहेगा, एनजीओ की पार्टिसिपेशन क्या होगा। ये सारी चीजें जो है एक प्लानिंग स्ट्रेटजी पे एंटिसिपेशन की बात होती है। तो जो हम देख पाते हैं कि अगर आज हम कुछ वर्क करें और हम 5 ईयर्स क्या होगा, अगर उसको एंटिसिपेट नहीं कर पाते हैं तो निश्चित रूप से उस वक्त में इमीडिएटली हम कुछ नहीं कर पाएंगे। So to get more information related to your NGO, please subscribe our channel. Thank you so much.